नमस्कार, आप हो योजना के साथ एसके लाइव पर। आपका समय, आपकी खबर। वसुदेव कुटुंबकम, इसका नाम तो सुना ही होगा आपने, मगर इसके पीछे कौन है, इसका अर्थ क्या है, ये सारी बातें मैं लेकर आई हूँ खास करके आप लोगों के लिए जितेंद्र जी को अपने स्टूडियो पे। तो स्वागत करें। वेलकम सर। नमस्कार स्वागत जी। है आपका एसके लाइव पे आने के लिए। और आपका इतना बिजी शेड्यूल, इतना आप व्यस्त रहते हो, फिर भी आपने हमारे लिए समय निकाला है, उसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ। ये तो मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि आप अपने लिए कुछ नहीं करते हो। आप लोग जो भी काम करते हो, जैसे मैं समाज के लिए करता हूँ, आप भी सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए ही कार्य करते हो। इसलिए थैंक यू। आप नहीं, थैंक यू मैं बोलूँगा आपको। बहुत बहुत थैंक यू योजना जी। शुक्रिया सर। सर, तो वसुदेव कुटुंबकम, ये जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? देखिए, हमारे ऋग्वेद में जो हमारे 4 वेद हैं, उसमें ऋग्वेद में वसुधैव कुटुंबकम का सबसे पहले वर्णन आता है। वसुधैव कुटुंबकम का जो फुल मीनिंग है, वसुधैव, वसुधा लिया गया धरती से, और कुटुंबकम, कुटुंब का मतलब आप समझते ही हैं, एक संस्कृत वर्ड है वसुधैव कुटुंबकम। इसका हिंदी में मतलब आएगा पूरी वसुधा, मतलब पूरी धरती। पूरी धरती एक कुटुंब, एक परिवार है। इस धरती पे रहने वाले सिर्फ इंसान ही नहीं, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे हमारे ही एक परिवार का हिस्सा है। ये है इस वसुधैव कुटुंबकम का मतलब। देखिए, जब लॉकडाउन हुआ था, कुछ समझ में नहीं आया था। लगा ऐसे ही लॉकडाउन हुआ है। शुरू में कोई आइडिया नहीं था कि ऐसे ही ठीक है, कोई बीमारी आई है, 2-4-5 दिन बंद रहेगा, उसके बाद खुल जाएगा। 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ था। 5-6 दिन तो घर में लेटे लेटे ही बीत गए। 30 तारीख को ना 31 तारीख को एकदम मन परेशान कि क्या हो रहा है। अब फ्यूचर जो है डार्क दिखाई दे रहा था, क्योंकि तब तक टीवी के अंदर जो न्यूज़ आ रही थी, एक तरह से पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ था। और हमारे हिंदुस्तान में तो खासकर खाने की प्रॉब्लम हो गई थी बहुत ज़्यादा। लोग मारे मारे फिर रहे थे। मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा परेशान था। अब वो न्यूज़ देख देख के एक डिप्रेशन सा मन में आने लगा कि मैं तो अपने घर में हूँ, सब कुछ है, पूरा संपन्न हूँ भगवान की दया से, लेकिन जो कुछ हमारे भाई बहन जो पूरे संपन्न नहीं हैं, जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनका क्या होगा? ना कोई उनके पास पहुंच सकता है कि किसी का आना जाना मना है, ना वो किसी के पास जा सकते हैं। वो कहाँ से खाना खाएंगे? उनकी कमाई भी नहीं है, उनको कौन सामान देगा? और ऐसे महामारी में बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत सेवा करते हैं समाज की, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इसका बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और जो फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, वो तो इन लोगों का जीना आराम कर देंगे, क्योंकि काम नहीं है, पैसा नहीं है, कहाँ से खाएंगे? वो सोचते सोचते नींद एकदम उड़ गई। 1 अप्रैल को गाड़ी उठाई, सीधा मैं गया रिलायंस ट्रेंड में, पूरी गाड़ी में राशन भरा। उसी टाइम में मेरे रिपोर्टर फ्रेंड हैं, दैनिक जागरण में काम करते हैं, उनका फ़ोन आया कि उन्होंने बताया कि 3 फैमिली हैं, झनकार मोड़ के पास में रहती हैं, वो बाहर से आए हुए हैं, यहाँ लोकल किसी को जानते भी नहीं ज़्यादा, और उनका यहाँ वोट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कोई पॉलिटिकल मदद भी उनको मिल नहीं रही है, और उनके 3 बच्चे हैं और घर में खाने के लिए नहीं है, और वो मिडिल क्लास से हैं, तो नेचुरली किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकते। तो सलीम जी, क्या कुछ किया जा सकता है? मैं सुना, बस आंखों से आंसू ही नहीं निकले कि एक वक्त किसी भी इंसान को क्या दिखा सकता है और क्या समझा सकता है, ये सिर्फ वो इंसान ही समझ सकता है। मैंने राशन के जो राशन डाला था, 3 पैकेट मैंने अलग करवाए पहले। उसमें 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, रिफाइंड, मसाले, तेल, जो जो कुछ होता है, एक नॉर्मल घर में चाहिए होता है, 15-20 दिन का राशन मैंने तीनों के अलग पैकेट करवाए। वहाँ गया, उन लोग को जाके पैकेट पकड़ाई, लो भैया, और ज़रूरत हो और मेरे को बोल देना। नेक्स्ट डे से मैंने अपने घर के नीचे खाना बनाना स्टार्ट किया। तब तो ये है कि सर, जो आपने कोविड के टाइम पे जहाँ आना जाना बिल्कुल ही बंद था, राइट, तो उस टाइम पे शुरुआत आपकी यहीं से हो गई। मेरी यहाँ से शुरुआत हुई। तो उससे पहले आपके दिमाग में ऐसा कुछ था कि मैं, हाँ, जनसाधारण के लिए, जनता के लिए कुछ करूं, कुछ सोशल
समाज सेवा करूं, ऐसा कुछ मन में था पहले? बिल्कुल था। ये देखिए, आपदा को अवसर में बदलना शायद इसी को बोला जाता है। बिल्कुल। ये जो खाना बनाना स्टार्ट किया मैंने, कैसे किया? सब कुछ तो बंद था, बर्तन कहाँ से आए मेरे पास? 500 आदमी, 1000 आदमी खाना बनाने के लिए तो घर के बर्तनों में तो बनेगा नहीं। ऑलरेडी 1 तारीख को अपना पंजाई पाड़ा प्रणामी मंदिर की जो मार्केट है, उस मार्केट में एक जगह हमने किराए पे ली थी। उसके अंदर में 10 रुपये में 1 प्लेट खाने का हमने स्टार्ट करने का सोचा था। उसके लिए बर्तन वगैरह मैंने और मेरे एक दोस्त है, उन दोनों ने पहले ही परचेज़ कर लिए थे। वो परचेज़ करे हुए बर्तन हमारे पास रखे हुए थे। तो वो एक्चुअली और- वो किस समय के लिए आपने परचेज किया? हमें तो मालूम नहीं था कि लॉकडाउन होगा या ऐसी कोई कोरोना आएगा, ऐसी कोई बीमारी आएगी, इस बारे में तो ऐसे मतलब परचेज कर खरीद के आपने रखा खरीद के हुआ? रखे थे कि नेक्स्ट महीने से हम लोग ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। मतलब आपके मन में कुछ ऑलरेडी पहले से था। मगर ये पता नहीं था कि आप लोग ऐसा करने वाले हैं कि जो जिसके पास खाना नहीं है उनको फ्री में खाना दिया जाए। ऐसा कोई आइडिया नहीं था, दूर दूर तक नहीं सोचा था। लेकिन जब ये सिचुएशन आई तो आस पड़ोस का माहौल देखा, पीछे की बस्तियों के माहौल देखे, जो सुनने में आ रहा था कि सब जगह प्रॉब्लम हो रही है। तो फर्स्ट डे मैंने 500 आदमी का खाना बनाया था। मैं था, मेरे होटल में 2 स्टाफ थे, उनको मैंने बुला लिया था। बाकी सब स्टाफ की छुट्टी हो गई थी, तो वो यहीं पर रह गए थे और लॉकडाउन में फंस गए। तो उनको मैंने अपने पास बुला लिया कि हेल्पिंग के लिए, और हमने पहले दिन करीब 500 आदमी का खाना बनाया। वहाँ से जो आप और आपके दोस्त 2 स्टाफ, 2 स्टाफ दो मतलब स्टाफ, 3 जन 3 जन मिलके 500 लोगों के लिए खाना बनाना। और वो खाना जो है आपने किस तरह से खबर पहुंचा दिया लोगों तक कि यहाँ पर जो है ये 10 रुपए में खाना आप नहीं तो फ्री था, फ्री और वो फ्री में है? फ्री। हाँ, तो आपने किस माध्यम से आपने ये खबर सब लोगों को दे दिया कि हाँ यहाँ पर जो है हम लोग खाना फ्री में मुफ्त में दिया जा रहा है? मुझे किसी को भी खबर देने की जरूरत नहीं पड़ी। हालत इतना बुरा हालत इतने बुरे थे कि जब मैं अपने घर के नीचे रोड के साइड में खाना बना रहे थे हम लोग, तो ऑलरेडी वहाँ पे लोगों का आना स्टार्ट हो गया खाना बनते बनते ही। और पहले दिन मेरे से करीब 3 लोग खाना लेके गए थे, क्योंकि मैं तो पूरे दिन खाना में ही बना सकता था, बांटने में कभी भी नहीं गया कहीं भी। तो 3 संस्थाओं ने आके मेरे से खाना लिया और उन लोगों ने जाके डिस्ट्रीब्यूट किया, मैंने अपने हाथों से नहीं किया। नेक्स्ट डे 700, 800, 1000, 1200, 10 दिन के अंदर में 4500 आदमी का पर डे खाना बनता था। जहाँ हमने 3 लोगों ने स्टार्ट किया था, उसके बाद 17 से 18 स्टाफ हायर करे, लेडीज लोग को भी हायर करे। मतलब उन लोगों को आपने सैलरी देकर आपने हायर किया। आपने इतना रिस्क उठाया है सर। आप जानते हो कि आपके पास, आप खुद एक बिजनेसमैन हो, पर लेकिन कोविड के टाइम पे तो बिजनेस से भी बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था, राइट? तो उस टाइम पे आपको तो ये बिल्कुल, आपका भी तो सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से था कि आप इतने जन को आप मुफ्त में खाना दे रहे हो? देखिए, मैनेज कैसे किया आपने? स्टाफ को भी दे दो पैसे, फिर खाना का खरीदने का अलग सा पैसे, और वो भी आप खाना जो बांट रहे हो, जो दे रहे हो, वो मुफ्त में दे रहे हो। देखिए, उस टाइम की हालत जो थी, वो जो समझ सकता है वही समझ पाएगा। अगर कल को कुछ घट जाता है, भगवान न करे मेरे कारण कोई आदमी बिना खाने के मर जाता है, तो क्या मैं अपने आप को माफ़ कर पाऊंगा? या मैं अपने बेटे को क्या शिक्षा दूंगा? ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के ऊपर आधारित हो। तो पैसा अपने बेटे के लिए बचाया हुआ था, तो वो पैसा आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, इसमें मैंने खर्च करना स्टार्ट किया। राइट। जब मैंने स्टार्ट किया तो 5-6 दिन बाद कुछ लोगों ने मेरी हेल्प करनी शुरू करी। मेरी बिल्डिंग के ही कुछ लोग आ गए हाथ बढ़ाने के लिए काम में, 3-4 फ्लैट से उन्होंने मेरी हेल्प करी। उसके बाद मेरा दोस्त हैं कुछ, एक मेरा जो फर्स्ट स्टार्टिंग दोस्त था सुनील अग्रवाल, उसने भी मेरी हेल्प करी अपने दोस्तों को बोल के। तो इसमें लगभग 20-25 दिन हमें बाहर से सपोर्ट भी मिली, क्योंकि हमारा समाज एक बहुत अच्छा समाज है। इसमें अगर ज़रूरतमंद लोग हैं तो देने वाले लोग भी हैं। सपोज़ करिए मेरे को लगभग 20% लोगों ने मदद करी। अगर मैंने 1 रुपये खर्च किया है तो उसमें 20 पैसे मुझे समाज ने मेरे को दिए। लेकिन हाँ, मैंने कभी किसी को नहीं बोला देने के लिए। आपने मांगा नहीं, बस उन्होंने खुद ही दिया। जिन्होंने मुझे दिया मैंने हाथ जोड़ के लिया। सामान मुझे जिसने भी दिया मैंने उनसे लिया
कि आप दीजिए, क्योंकि खाना डेली बन रहा है। 4,000 4,500 आदमी का खाना बनाने का मतलब है सुबह 6 बजे लगना, शाम को 4 बजे फ्री होना। कंटिन्यू खाना बनाया हम लोगों ने। और सबसे बड़ी बात ये थी कि खाने, मैंने कभी भी ये कोशिश नहीं करी कि किसी भी इंसान को सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाना दे दो, नहीं। जिंदा तो जानवर भी रहता है, तो जानवर और इंसान में कुछ तो फ़र्क है। जब तक एक इंसान का स्वाभिमान नहीं रहेगा, और कोई भी स्वाभिमानी इंसान अपना स्वाभिमान ख़त्म करके ज़िंदा रहने कभी भी नहीं चाहेगा कि जैसा तैसा खाना बना के दे दो। मैंने कभी भी नहीं सोचा, कभी भी नहीं दिया। खाने में स्पेशली मैं उनको पूड़ी सब्जी बनाता था डेली। सबसे महंगा फूड है पूड़ी सब्जी, और खाने की हमारी क्वालिटी ऐसी आज भी ऐसी है कि बड़े से अच्छे रेस्टोरेंट भी वो खाना नहीं खिला पाएंगे। कि आप किसी को खाना मत दीजिए, कोई भी चीज़ मत दीजिए, अगर देना है तो उसको इज्जत के साथ दीजिए। बिल्कुल सही। सिर्फ पेट भरना लक्ष्य नहीं था, उनके स्वाभिमान के साथ उनका पेट भरे, ये लक्ष्य था। कि जो एक माँ अपने बच्चे के लिए प्यार से खाना बनाती है, जितने टेस्ट से स्वाद खाना बनाती है, मैं हमेशा से यही चाहा कि मैं उतना स्वाद खाना, उतना बढ़िया और पौष्टिक खाना मैं अपने भाई बहनों तक पहुंचा सकूं। सिर्फ पेट भरना लक्ष्य कभी भी नहीं था। तो वो हमने किया। 60 दिन कंटिन्यू चला हमारा खाना। करीब 1 महीने बाद सब लोग बैक हो गए। अब सपोर्ट कोई भी नहीं है। जो बीच में मतलब सपोर्ट, आपको जो आपको साथ दे रहे थे उन्होंने छोड़ दिया आपके साथ, सब अलग अलग, तो आप अकेले पड़ गए। बिल्कुल, क्योंकि सब थक गए थे और डर गए थे। जिस तरीके से कोरोना फैल रहा था, जिस मेरे घर जो जहाँ पे मेरा फ्लैट है उस बिल्डिंग के नीचे हम लोग खाना बना रहे थे। इवन वहाँ पे ऑब्जेक्शन उठ गया कि इतनी भीड़ हो रही है, इसको बंद करो। अब नेचुरल सी बात है, मैं उनकी गलती नहीं बोल रहा, ये मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ। ये तो सिचुएशन ही ऐसा सिचुएशन ऐसा था कि सबको अपनी जान प्यारी है, लेकिन हमें अपनी जान तो प्यारी है। जो हमारे भाई बहन भूखे बैठे हैं, क्या उनकी जान हमें प्यारी नहीं है? उनके लिए कौन सोचेगा? मैं भी अपने आप को डर के मारे घर में बंद कर लूँ। जो मेरे जैसे और भी लोग, बहुत लोग काम कर रहे थे, वो भी डर के मारे अपने आप को घर में बंद कर लें, क्या होगा हमारे समाज का? कौन सोचने आएगा? तो जब सब लोग बैक हो गए, मैं पीछे नहीं हटा कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने कर्तव्य को पूरा करूंगा। अधिकार मांगने तो हम लोग सब चल पड़ते हैं कि मेरा राइट है, ये हमको होना चाहिए। अरे अपना कर्तव्य भी तो आप देख लो, आपके कर्म क्या है? बिना कर्तव्य को पूरा करे राइट मांगने का कोई राइट नहीं है किसी को। तो मैंने अपने कर्तव्य को समझते हुए कंटिन्यू रखा इसको एकदम लास्ट डे तक। एकदम 2 मई तक चला हमारा प्रोग्राम। 2 मई को लास्ट था जब इसको हमने ऑफ किया था। तो ऑफ क्यों किया, इसको बंद क्यों किया सर? बंद इसलिए किया कि जब हम खाना बनाते थे, बहुत से एनजीओ लेके जाते थे। पुलिस की टीम, 3 टीम आती थी पुलिस की 3 टीम अलग अलग जगह में ले जाके खाना देती थी। अब तब लॉकडाउन खुल गया था, अच्छा, माहौल नॉर्मल हो रहा था। अब जब माहौल नॉर्मल हो रहा है तो उसको स्टॉप तो करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जानकारी होती है वो हमारी पुलिस के पास होती है। तो पुलिस की टीम ने, हमारे राजन छेत्री सर और सुबीर दत्ता जी, मैं सर ये दोनों सर ने ही पूरा का पूरा कोविड काल में सिलीगुड़ी के अंदर में फूड डिस्ट्रीब्यूशन का सारा काम इन्होंने ही संभाला था, और भी बहुत बर्डन थे इनके ऊपर। तो इनसे जो मेरी बातचीत हुई, इन्होंने मुझे बंद, एक्चुअली सबके बहुत पहले हो गए थे, जितने भी सिलीगुड़ी में संस्थाएं काम कर रही थी सब 20-25 दिन पहले ही बंद कर चुके थे। तो मैं भी सोच रहा था कि शायद ज़रूरत नहीं है बंद कर दूं, लेकिन राजन सर से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा सर अभी बंद करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सब बंद कर चुके हैं, लेकिन हर जगह तो परिस्थिति सामान्य नहीं हुई है। लोगों को तो काम मिलना स्टार्ट नहीं हुआ है, पैसा आना स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी तक भी तो नहीं है सर। बिल्कुल, अभी तक भी नहीं है। उसकी भी व्यवस्था हमने कर रखी है, आगे बताएंगे आपको। तब उन्होंने मेरे को 2 मई तक चलाने के लिए बोला कि सर आप 2 मई तक इसको कंटिन्यू करो, बंद नहीं करो, वरना बहुत लोग परेशानी में आ जाएंगे। तो उनकी बातों को मानते हुए मैंने, क्योंकि देखिए इतने बड़े ऑफिसर हैं, एसीपी राजन सर, आईसी सुबीर जी, ये लोग के पास तो टोटल नॉलेज था पूरे सिलीगुड़ी इंटायर कमिश्नरेट के एक एक चप्पे का। और ये लोगों ने अगर मुझे बोला है तो कुछ सोच के बोला है, समाज के लिए, सही काम के लिए बोला है। तो मैंने इनको वादा किया है सर जब तक आप लोग नहीं कहेंगे, जब तक ज़रूरत होएगी तब तक ये काम चलेगा, ये बिल्कुल भी बंद नहीं होगा, चाहे कैसे भी हो। और हमने कंटिन्यू इसको रखा। उनके बोलने के बाद 2 मई को हमने फिर इसको स्टॉप किया। तो सर इस फेज पे, इस दौरान पे आपके परिवार ने किस तरह से आपको हेल्प किया?
मेरे परिवार ने मुझे एक भी दिन कभी भी ना रोका ना टोका। इवन मैंने जितने पैसे खर्च करे, मेरी वाइफ ने, बच्चों की तो खैर बात नहीं करता, छोटे हैं, मेरी वाइफ ने कभी आज तक मुझे ये नहीं बोला कि कि आपने पैसा आप ये क्या कर रहे हो। कोई क्वेश्चन कभी उसने अराइज नहीं किया, क्योंकि अगर मेरे को घर की सपोर्ट नहीं होती तो शायद मैं नहीं कर पाता। मेरी वाइफ जैसे, जो सोच मेरी है लगभग वही सोच उसकी है कि हम अपने कर्तव्य को भी तो पूरा करें। बिल्कुल। आज जो हालत कुछ और भाई बहनों की है, हमारी कब होगी कोई जानता है क्या? एक सेकंड लगता है ऊपर से नीचे आने में, नीचे से ऊपर आने में। बिल्कुल। आज हर इंसान जानता है कि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। हर इंसान जानता है। कोविड ने ये तो सिखा दिया। नहीं, बहुत कुछ कोविड से सिखा पहले भी जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन क्या कोई मानने को तैयार है? नहीं कोविड ने तो मनवाया भी था, मनवाया था। लेकिन कोविड तो कोई पहली बार नहीं है। जब भी भूकंप आता है, अर्थक्वेक जब भी आता है, अपना घर छोड़ के सब भागते हैं ना। घर में जितना उनका हीरे जवाहरात पैसा पड़ा है, कोई वो उसको लेकर तो उठाता नहीं है? भागते। वो लेकर तो नहीं भागते। बिल्कुल। 2 दिन याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन मैंने अब इस चीज़ को मन में अच्छे से लिख लिया है, इसको मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि मैं खाली हाथ आया हूँ और मैं खाली हाथ ही जाऊँगा। और अगर मेरे बच्चे हैं, वो भी अपनी किस्मत लेके आए हुए हैं। अगर मैं सोचूं कि मैं खिला रहा हूं तो ये बेवकूफ़ी है। जो इंसान सोचता है, मेरी भी सोच कभी ये थी कि अपने परिवार को मैं पाल रहा हूं। अरे पालने वाला वो बैठा हुआ है, खिलाने वाला वो बैठा हुआ है। बस आप तो एक माध्यम एक हो, माध्यम है हम। जरिए। आज अगर मेरे हाथों से भगवान ने इतने लोगों को खाना खिलवाया तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने मुझे एक जरिया बनाया। तो वही सेम चीज़ हमारे परिवार पे भी अप्लाई होती है। जी अपने परिवार को हम खिलाएंगे, बिल्कुल। वो अपनी किस्मत से खाते हैं। जरिया और माध्यम हम हैं। सेम समाज के लिए जो मैंने किया, मैं सिर्फ एक जरिया था, एक माध्यम था। अगर ये प्रश्न है कि आपने जो किया तो वो आपको किस तरह से आप उसको रिकवर करेंगे? मुझे कोई जरूरत ही नहीं रिकवर करने की। क्या रिकवर करूंगा मैं? तो जो खर्च हो गया वो हो गया बस। अरे मैंने भी थोड़ी देर पहले ही आपको बोला कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाऊंगा, कुछ लेके नहीं जाऊंगा। यही होगा, जब मरूंगा तो मेरी कुछ प्रॉपर्टी कम होगी, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं मरूंगा, आज मेरे पास में अगर 1 रुपया है तो हो सकता है तब मैं 50 पैसे छोड़ के मरूं, और संतुष्टि के लिए 50 पैसे ही बहुत है, वरना पूरी दुनिया का सारा धन भी कम पड़ेगा। वो संतुष्टि मेरे अंदर है। मुझे देखिए, पैसे की ज़रूरत है, कमाई की ज़रूरत है। बिना कमाए तो खर्च नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आज ये नहीं कि मैं काम नहीं करता हूँ, मैं आज भी कमाता हूँ, काम करता हूँ, तभी खर्च कर पा रहा हूँ। तो लेकिन सिर्फ अपने लिए सोचना कि पैसे खाली मैं जमा करता रहूँ, जमा करता रहूँ, जमा करता रहूँ, क्या होगा? आज धीरू भाई अंबानी भी 2 रोटी खाते हैं, बिल्कुल। और एक रिक्शे वाला भी 2 रोटी खाता है। पैसा ज़रूरत के बाद जस्ट एक नंबर है। वो चाहे आपके अकाउंट में हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टी में हो, चाहे आपके पास कैश पड़ा हो। उस पैसे का कोई भी यूज़ आप मुझे बता दीजिए, लग्जरी के अलावा अगर कोई और यूज़ आप कर सकते हैं तो उसका। और लग्जरी में कितना पैसा खर्च करोगे? उसके बाद तो जीरो है। तो मेरे पास जितना है, भगवान की दया से मैं संतुष्ट हूँ। तो जो भी आपने काम किया वो तो बिल्कुल सराहनीय, क्या बोलते हैं? मैंने कुछ नहीं किया। मैं अभी भी बोलूँगा कि मुझे आपने तो कुछ एक नहीं, अभी भी एक आप मानते हो कि आपने बिल्कुल कुछ नहीं किया। मुझे एक माध्यम बनाया गया, मैं एक जरिया था। वरना मैं 2 बजे सो के उठने वाला इंसान सुबह 6 बजे मेरे से खाना बनवा रहा है भगवान, तो ये वही कर सकता था, कोई इंसान मुझसे नहीं करवा सकता था। तो इसलिए मैं जीरो हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, करने वाला वो बैठा है। तो सर, जो जिस टाइम पे आपने ये मुफ्त में खाना बांट रहे थे, तो आपने किस किस प्रॉब्लम से आपको गुजरना पड़ा? बीच में टोटल कैश ख़त्म हो गया था आपके पास? सारा रुपया लग गया। डेली 4,000 आदमी का खाना बनाने का मतलब आप समझ सकते हैं। एक दिन में 30,000 40,000 रुपया खर्चा आ रहा है। बीच में सारा कैश ख़त्म। फिर बिजनेस तो सारे बंद पड़े थे, कहीं से कैश, आपके पास भी इनकम नहीं है। हाँ। कहीं से कैश आने का रास्ता ही नहीं है। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ रिलेटिव हैं, उन लोग से मैंने क्रेडिट मांगा और उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया। उन्होंने मुझे क्रेडिट दिया कि लो बाद में देना। एक तो ये प्रॉब्लम आई काफ़ी। मतलब इसी काम के लिए उन्होंने आपको पैसे दे दिया, हेल्प कर दिया? हेल्प करी मैं उन्होंने मेरी।
और मैं मैंने एक मेरे कज़न मामा लगते हैं विजय अग्रवाल जी, अभी तक उनको 4 लाख रुपए देना है, मैं दे नहीं पाया हूँ। सोचिए 1 साल होने वाला है, वो 4 लाख रुपया उनका अभी तक मुझे देना है। क्योंकि उसके बाद मेरा दूसरा ये स्टार्ट हो गया, उसमें ऐसा उलझा कि, और आज तक उन्होंने मांगा भी नहीं। सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि जो मेरी गलती, मेरी बेवकूफ़ी है कि उन्होंने नहीं मांगा और मैं उनको जाके दे नहीं पाया अभी तक। और शायद उन्होंने मांगा होता तो शर्म के मारे देना पड़ता, लेकिन उनकी महानता है कि उन्होंने आज तक मुझे टोका भी नहीं। आज आपसे बात करते हुए मुझे याद आया, वरना मेरे दिमाग में भी नहीं था कि मुझे जाके उनको पैसा देना है अभी। लेकिन अब ये प्रेशर मैं आज से अपने दिमाग में लूँगा। ये प्रॉब्लम आई थी, बाकी तो देखिए छोटी मोटी प्रॉब्लम से उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था अपने दम पे किया था कि मैं करूँगा। भगवान ने जब मुझे इस चीज़ के लिए जिम्मेदारी दी है तो जिम्मेदारी तो मुझे उठानी थी और मैंने उठाई है। और जिम्मेदारी उठाने के बाद बैक होना शायद मेरी प्रवृत्ति में नहीं है। चाहे कुछ भी हो, बाई हुक बाई क्रुक होगा तो होगा। और मेरे हाथों में छाले पड़ जाते थे खाना बनाते बनाते। इतनी गर्मी में, ऊपर छत नहीं है, तिरपाल नहीं है, सनलाइट के अंदर, इतनी धूप के अंदर, मार्च अप्रैल मई का महीना, नीचे से गैस की इतनी आग की गर्मी, 100 किलो टमाटर की ग्रेवी बनाना, मतलब 4 घंटा खाली ग्रेवी बनाने में लगता था। तो देखिए कुछ तो कष्ट उठाने पड़ेंगे अगर आपको कुछ करना है तो सर उसके बाद अब आपने शुरू किया है कुछ अलग सा प्रोजेक्ट जो इसी पे ही निर्धारित है, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिएगा। देखिए 2 मई को जब ये हमने बंद कर दिया, तब उसके बाद हमने देखा कि जो स्थिति है वो तो सामान्य नहीं है। आज एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सबसे ज़्यादा मुसीबत में अगर कोई पड़ता है तो वो होता है लोअर मिडिल क्लास। कि जो एकदम लोअर क्लास है उसको सरकार बहुत बांटती है, लोग भी उनको जा के बांट के आते हैं। लोअर मिडिल क्लास किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है कभी भी। एक मिडिल इनकम जिनकी है 10-12 हज़ार रुपये महीना, वो लोग किसी के सामने कभी भी हाथ नहीं फैलाएंगे, आप देखिएगा। और सबसे ज़्यादा तकलीफ में वो लोग रहते हैं क्योंकि उनके बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। वो लोग मेरे दिमाग में थे कि इनका क्या होगा। आधे से ज़्यादा लोगों की नौकरी चली गई, जिनकी बची हुई सैलरी आधी हो गई। आज हमारे सिलीगुड़ी में हज़ारों लोग हैं जो पहाड़ से आके जॉब कर रहे हैं, द्वारा से आके जॉब कर रहे हैं, किराए पे रहते हैं। सुबह घर नाश्ता बना के खा लेते हैं और रात को घर में खाते हैं, दोपहर को लंच नहीं मिलता उनको। सिलीगुड़ी के हज़ारों यूथ लड़के लड़कियां हैं कि जो कंपनियों में जॉब करते हैं, वो खाना खाने लंच करने घर नहीं जा सकते। उनकी सैलरी 8,000 से 12,000 के बीच में है। और एकदम नॉर्मल फूड भी खाओगे, एकदम नॉर्मल फूड, तो भी 70-80 रुपये से नीचे आपको नहीं मिलेगा। जिसकी सैलरी 10,000 रुपये है वो 80 रुपये का लंच करेगा। अगर मैं एकदम कम रेट बता रहा हूँ आपको, तो महीने का 2,500 रुपये तो उसका लंच में चला गया। अब वो उस पैसे से क्या बाकी दोनों टाइम खाएगा, क्या घर का किराया देगा वो इंसान, क्या अपने बच्चों को पढ़ाएगा, क्या अपने माँ बाप के लिए दवाई लेगा, क्या अपने भविष्य के लिए जोड़ेगा। और सरकार से उसको कोई हेल्प मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो उस कैटेगरी में नहीं है कि उसको, वो बीपीएल तो है नहीं कि गवर्नमेंट उसकी हेल्प करेगी, भीख वो मांगेगा नहीं। तो इनके लिए मेरे दिमाग में यही है कि इनको सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं तो एक एक आदमी को जाके कैश तो दे नहीं सकता, मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं, कोई गवर्नमेंट तो मैं हूँ नहीं। तब मैंने इनके लिए खाने के बारे में सोचा कि इनके लंच की अगर व्यवस्था करी जाए, एक तो इनको पौष्टिक और अच्छा खाना मिले, सेकंड अगर इनके कुछ पैसे बच जाए, क्योंकि लंच तो इनको डेली करना पड़ेगा, एक भी दिन छुट्टी तो कर नहीं सकते लंच के बारे में, तब वसुधैव कुटुंबकम हमने अगले ही महीने स्टार्ट किया, जिसका रेट रखा हमने 20 रुपये। 20 रुपये में भरपेट खाना देते हैं हम। और उस खाने के अंदर में दाल, चावल, राजमा, आलू गोभी या आलू सोयाबीन या मटर पनीर, अलग अलग सब्जी बनती है। 3 सब्जी, राइस, तंदूरी रोटी, तंदूरी नान और मसाला कुलचा, ये सारी चीज़ें। और ये कहाँ पे है? ये पंजाबी पाड़ा प्रणाई मंदिर के ठीक साथ में वसुधैव कुटुंबकम जगह है, वहीं पर हम लोग खिलाते हैं। एक दिन में 400 से 500 आदमी खाना खाते हैं। और इतनी वैरायटी करने का सिर्फ 20 रुपये, पेट भर के आपका। और उसके पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि देखिए
मेरा फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ पेट भरना मेरा रीज़न नहीं है। एक इज्जत के साथ, स्वाभिमान के साथ इंसान खाए। अगर उनके पास पैसे कम है तो क्या उनका मन नहीं है हम अच्छा खाना खाएं? बिल्कुल। वो भी कुलचा खाना चाहते हैं, वो भी नान खाना चाहते हैं, वो भी 3 सब्जी के साथ खाना खाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो उनके पास कम पैसा है। मेरे किसी भाई बहन के पास, अगर सपोज करो मेरी कोई बहन या भाई कहीं बाहर रहता है और कमज़ोर है पैसे में, वो मेरे घर में आए, तो क्या मैं उसको वो खाना दूंगा कि जो मैं खाता हूँ, या उसको सामने खिचड़ी बना के रख दूंगा? क्या करेंगे आप? जो हम खाते हैं वही खिलाएंगे ना। वही खिलाएंगे, बिल्कुल। तो वो भी तो हमारे माई बहन है। तो उनको हम इज्जत के साथ खाना खिलाएं। इसलिए मैंने सारी वैरायटी रखी कि उन्हें उस प्लस 20 रुपये मैंने चार्ज किया। 20 रुपये चार्ज करने का कारण क्या था? उनको ये नहीं लगे हमें फ्री में खिलाया जा रहा है। उनको मालूम है कि ये 20 रुपये कॉस्ट नहीं है, लेकिन तुमको फ्री में नहीं दे रहे भाई। आप 20 रुपये खर्च करके ये खाना परचेज करके इज्जत के साथ खा रहे हो अपनी मेहनत के पैसों से। 20 रुपये चार्ज नहीं करके अगर हम फ्री में खाना देंगे, मुझे मालूम है उसमें से आधे लोग आएंगे नहीं खाना खाने के लिए, क्योंकि वो स्वाभिमान से जीते हैं। उनको खाने से ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। और उन्हीं लोगों के लिए खोला है जो हमारे भाई बहन जो मेहनत करके अपनी इज्जत से जी रहे हैं, उनकी इज्जत पे कोई आँच ना आए। वो स्वाभिमान के साथ अपने खाना भी खाएं और 2 पैसे बचा के उस पैसे का अपने फ्यूचर के लिए इस्तेमाल भी कर पाए। अब देखिए, मैं अगर सरकार होता तो एक अलग बात थी, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जीरो, छोटा सा, एकदम छोटा सा इंसान हूँ। तो मेरी ये पहल है, और उस पहल के अंदर मैं अब धीरे धीरे देख रहा हूँ कुछ लोग जुड़ना स्टार्ट हो गए। किसी का बर्थडे होता है, बहुत से मेरे दोस्त हैं जो आए आगे कि आज भाई मेरा बर्थडे है, आज 100 आदमी को खाना मेरी तरफ से खिला दीजिए। अच्छा, ऐसा होने लगा। ऐसा होने लगा। आज किसी के पापा की बरसी है कि भाई आज मेरे पापा की डेथ एनिवर्सरी है, आज 100 आदमी का खाना मेरे पापा के नाम पे खिला दीजिए। तो इससे मुझे हेल्प मिली। और देखिए, ये अभी जो हेल्प है वही 10-15% है, लेकिन मुझे मालूम है कि हमारा समाज जो कुछ देखता है वो सीखता है, वो एब्जॉर्व करता है। क्योंकि पब्लिक को सब कुछ पता है, कहाँ सही हो रहा है कहाँ गलत हो रहा है, उससे कुछ भी नहीं छुपता। बिल्कुल। आप 2 दिन ये तो है। किसी को बेवकूफ़ ये बना तो सकते है। हैं, नहीं। कंटिन्यू नहीं। आज 9 शायद एक दिन, शायद 2 दिन, मगर तीसरे दिन पे चीज़ ओपन होगी होगी। आज 9 महीने से चल रहा है हमारा वसुधैव कुटुंबकम। प्लस दार्जिलिंग मोड़ में भी एक ब्रांच स्टार्ट कर दी है हम लोगों ने। वहाँ भी अभी 200-250 आदमी डेली खाना खा रहे हैं। यहाँ पे करीब 450 से 500 आदमी डेली खाना खाते हैं। देखिए, ये तो भी 2 ब्रांच है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो मैं कर रहा हूँ वो काम आप भी कर सकते हो। हर इंसान कर सकता है, सिर्फ उसको सोचना पड़ेगा कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। तो सर, जो खाना आप 20 रुपए में आप जो अभी जो अवेलेबल है, राइट, तो इसका एक्चुअल कॉस्ट कितना है, बनाने का कॉस्ट कितना है? इसका देखिए, हमारा सारा स्टाफ, वहाँ का रेंट और राशन का सारा कॉस्ट लेकर के करीब 50 रुपये अप्रोक्स एक इंसान का हमारा पड़ता है। क्योंकि वहाँ प्लेट नहीं है ना, डिस्पोजेबल? नहीं। अच्छा। प्लेट मतलब है स्टील की प्लेट, मतलब प्लेट सिस्टम नहीं है, आदमी सिस्टम है कि आप जितना खाना खा सकते हो उतना खाइए। और वहाँ पर सब मेहनत कश लोग आते हैं जो मेहनत करते हैं। उनकी डाइट आपकी और मेरी डाइट से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो उस हिसाब से एक आदमी के ऊपर हमारा खर्चा करीब 50 रुपये पड़ता है, और हम उनसे 20 रुपये चार्ज करते हैं। 30 रुपये हम अपनी पास से मिला के देते हैं उनको, ताकि उनको ये फील नहीं हो कि हम फ्री में खिला रहे हैं। नहीं, पैसे दो सर, भाई। मैं तो बिल्कुल हैरान रह गई, जो आपकी सोच है, जो आपकी समाज की लिए जो आपने अपना समझ के, अपना परिवार समझ के आपने जो भी किया है, वाकई वो तो तारीफ करूँ तो भी वो कम नहीं, पड़ नहीं, जाएगी। तारीफ- ये आप, मुझे पता है कि आपको तारीफ की ज़रूरत नहीं है और वो आपको चाहिए भी नहीं, मगर ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ दर्शकों को कि अगर मन में आपके लिए इंसानियत का कुछ भी, दिल में कुछ है जगह, तो आप भी शुरुआत कर सकते हो, सर के साथ जुड़ सकते हो, या खुद आप अपने घर में बैठे ही आप अपने आसपास के आपके पड़ोसन को भी आप मदद कर सकते हो। बिल्कुल सही सर, एकदम ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, ये चाहे आपके
शायद वो एक परिवार हो, दो परिवार हो, गिनती एक से स्टार्ट होती है। एक सी होती है। आज सागर बनती है तो एक एक बूंद बूंद से ना बूंद सर? बूंद से सागर भर जाता है। कि देखिए शुरुआत करनी पड़ेगी। आज मैं जो काम कर रहा हूँ ये मेरा काम नहीं था एक्चुअली। अगर आज के समाज के हिसाब से देखो तो मेरा काम नहीं था, ये काम सरकार का है, नेताओं का है। लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करी, और जितनी करी एक्चुअली बेहिसाब उन्होंने काम करने की कोशिश करी। लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वो सरकार और नेता एक एक इंसान तक नहीं पहुंच सकते। अगर समाज उसमें वो भागीदारी नहीं gap करेगा, रह गया है। समाज अगर उसमें भागीदारी नहीं करेगा तो वो लोग एक एक इंसान तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो समाज का एक हिस्सा होते हुए मैंने इसमें अपनी भागीदारी, अपने कर्तव्य को पूरा किया। ऐसे आप लोग भी कोशिश करिए, आपके आस पड़ोस में भी आपको ऐसे भाई बहन मिल जाएंगे जिनको ज़रूरत है। सिर्फ खाने की ऐसी बात नहीं है, नहीं, कुछ भी कुछ चीज हो, भी। अगर एक पैकेट बिस्किट भी मान लो ना सर। अरे बिस्किट भी छोड़िए, मैं बोलता हूँ कि आप अगर किसी के कंधे पे हाथ रख के उसको हिम्मत भी बंधा सकते हैं, वो भी बहुत बड़ी मदद है। बिल्कुल सर। किसी को अकेला फील होने मत दीजिए कि आपको देखने वाला कोई नहीं है, आपसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इस चीज़ को ख़त्म करिए। लोगों के अंदर प्यार की भावना, एकजुटता, वो लेके आइए। हमारा समाज, हमारा सनातन धर्म हमें हमेशा से यही सिखाता है कि हम लोग एक हैं, हमारा राष्ट्र एक है। अगर हम लोग बटे रहेंगे ना आपका भला होगा, ना आप अपने आने वाले बच्चों को या अपनी नस्लों को कुछ दे के जाएंगे। सब जीरो करके जाएंगे। इकट्ठे हो जाइए, किसी की तकलीफ हमारी तकलीफ, तभी तो हमारी तकलीफ उनकी तकलीफ बनेगी। जो लोग भी खाना खाए उस टाइम पे फ्री में खाना खाए, तो अभी भी आपसे वो संपर्क में है? जिन्होंने खाना खाया उनको मालूम ही नहीं है कि मैंने दिया है, क्योंकि मैं तो कहीं बांटने गया ही नहीं कभी भी। मैं कभी भी खाना बांटने मतलब नहीं लोगों गया। को पता ही नहीं कि आप थे एक्चुअली। ये तो मुझे अपने आप को थोड़ी प्रमोट नहीं, करना था। प्रमोट करना नहीं था, मगर ये मेरा सीधा सवाल है कि लोगों को ये पता है कि नहीं कि एक्चुअली जो फ्री में मुफ्त में खाना बांट दिया जा रहा था उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, जो जबकि घर में अपने घर कमरे में बंद थे, राइट? और हम क्या कर रहे थे? हम लोग तो टीवी देख रहे थे। कुछ नहीं सोच के आपने सिर्फ समाज की सेवा किया है, और वो भी एक इतना जो कोविड के समय पर आपने जो निस्वार्थ सेवा किया है, और वो सेवा अभी तक भी आपने जारी रखी है। और ये आपका ये दावा है, और आपने दावा नहीं बल्कि आपने ठान लिया है कि जब तक आप रहोगे, आप जब तक आप जीवित हो, आप समाज के लिए हो। इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी गुंजाइश कोई नहीं। इसके अलावा इससे कम में कुछ मंजूर ही नहीं है मेरे को। मैं जब तक जिंदा रहूँगा मैं समाज के लिए करूँगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि मैं अगले पल जिंदा रहूँगा कि नहीं रहूँगा। एक सेकंड का भी भरोसा नहीं है किसी भी इंसान का, मेरा भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से मेरा आखिरी दिन आज है। जो पुण्य लोग 70 साल 80 साल की एज में जाके करते हैं, लोगों के हिसाब से कि बुढ़ापा आ गया है अब कुछ अच्छे काम कर लिए जाए, क्यों भाई पहले से क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं? बिल्कुल। और मुझे थोड़ी मालूम है मेरा बुढ़ापा आएगा, मैं तो नहीं जानता। तो मेरे लिए मेरा आखिरी दिन आज है, मैं कल मर जाऊंगा। यही सोच के मैं जो भी अच्छा कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कितना कामयाब होता हूँ कितना नहीं ये तो आप लोग ही बता सकते हैं। जो कल करे सो आज करे। बिल्कुल। मेरा बस एक ही कहना है, सबसे गुजारिश है हाथ जोड़ के, कि देखिए एक बारी ठंडे दिमाग से आप सोचना स्टार्ट करिए समाज के लिए, अपने लिए कब तक और कितना। कहीं तो एक लिमिट है। अगर शांति नहीं है तो पूरी दुनिया का सारा धन भी अगर आपको मिल जाएगा तब भी आपको शांति नहीं मिलेगी। और अगर शांति है तो आधी रोटी में भी शांति मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहता आधी रोटी खाइए या अपने बच्चों को तकलीफ में रखिए, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले अपने कर्तव्य को पूरा करिए परिवार के प्रति। परिवार के प्रति आपके कर्तव्य पूरे हो जाते हैं तो अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करिए, तभी आप एक सच्चा इंसान कहलाने के योग्य हैं। वरना तो देखिए अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, और जानवर वाली ज़िंदगी कम से कम मैं नहीं जीना चाहता। और मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग भी अपना थोड़ा सा ऊपर उठिए, अपने परिवार के कर्तव्य के बाद अपने समाज के कर्तव्य को निभाइए। और तो मैं कुछ भी गलत बोला हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो दर्शकों, आपने ये देख ही लिया है कि आप खुद क्या कर सकते हो,
सिर्फ एक भावना की जरूरत है और शुरुआत करनी है, चाहे आप हो चाहे मैं भी हूँ, है ना सर? मैं भी तो कर सकती हूँ, बिल्कुल, क्यों नहीं कर है सकते। ना? और इसी बात पे सर शुक्रिया, फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने अपना समय हमें दिया है और जो बातचीत किया है लोगों तक पहुँच गया है कि हम लोग भी कर सकते हैं। एक गाना है, पोएट्री है, बिल्कुल सही। यदि डाक सुने तुम्हार केहू ना आसे तले एकला चलो रे। एकला चलो रे, है। आप हिम्मत करिए, एक इंसान दुनिया बदलता है। सुभाष चंद्र बोस जी अगर ये सोचते कि मैं अकेला क्या करूँगा तो हमारी आज़ाद हिंद फौज नहीं बनती, हमारा हिंदुस्तान राष्ट्र कभी भी आज़ाद नहीं होता। जो इंसान करेगा एक ही करेगा, उसके बाद सब कुछ लोग जुड़ते हैं। तो जो करोगे आप करोगे, आप करोगे आप करोगे। कोई आप ये सोच लो कि मुझे करना है, आपको रोकने वाला कोई धरती पे पैदा नहीं हुआ और आप सब कुछ कर। इजाज़त लेना चाहते हैं। मैं योजना और देख रहे थे जितेंद्र जी की कहानी नहीं बल्कि हकीकत, और यह बाकी खबरों के लिए देखते रहिएगा SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरे, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल।